मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर टेस्ट का 17 नंबर टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक सीरीज के तौर पे हम टेस्ट नंबर भी 17 डिस्कस कर रहे हैं और ये बिहार सिविल कोड कलर को लेकर के ये वीडियो प्रॉपर बनाया गया, ठीक है। यानी कि ये वीडियो का हमारा फुल मकसद यही है कि बिहार सिविल कोड में जो भी स्टूडेंट हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे वीडियो से उनको फायदा पहुंचती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात यह है कि हम ये पूरी प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन हो और आप ज्यादा अच्छे नंबर ले आ पाए पीटी में, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करेंगे। अगर उसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उस पर भी आपको मतलब कह लीजिए हो सकता है तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दे, अदरवाइज अगर होगा तो हम किसी वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जो टेस्ट नंबर अभी आपको बता रहे तो 17 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हम यह बताना चाहेंगे कि जितने भी टेस्ट हम कराते हैं, डिस्कस कराते हैं, उसका पीडीएफ जो है वरण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और इस पीडीएफ को अगर डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है ये पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये हमारा इंट्रो रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और चलिए आज का क्लास जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लास मतलब कह लीजिए आज के क्लास में, सॉरी, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो WEP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म से रिलेटेड बात ऐसा है कि हम कई बार आप लोग को बता चुके कि फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसीलिए फुल फॉर्म को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके याद कर, जो पॉसिबल हो सके याद कर लीजिए, ठीक है। और आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें WEP का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि वर्ल्ड इक्विवेलेंट और वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी के नाम से इसे WEP को हम लोग जानते हैं। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी के मतलब प्राइवेसी हम इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम तौर पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की गैर अस्थिर है, ठीक ना। मतलब स्थिरतर है, ठीक। गैर अस्थिरतर मतलब हो गया नॉन वोलाटाइल, ठीक ना। कंप्यूटर में मेमोरी जो होते हैं एक वोलाटाइल होते हैं और दूसरे नॉन वोलाटाइल होते हैं। आप इससे पहले अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी को बांटेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटते हैं, जबकि पहला जो प्राइमरी हुआ, प्राइमरी में ही 2 भाग होता है, एक वोलाटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल को हम लोग रैम कहते हैं और नॉन वोलाटाइल को हम लोग रोम कहते हैं। तो इस आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, यानी कि रोम हो जाएगा, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना। यानी कि ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक ऐसा मेमोरी होता है जिसको कि आप वोलाटाइल नहीं नॉन वोलाटाइल कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि ये रहता तो प्राइमरी में लेकिन इसका बिहेवियर क्या होता है? सेकेंडरी की तरह करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके मोबाइल में मेमोरी है, ठीक है ना। आप अपने मोबाइल में मेमोरी जो है उसको आप सेकेंडरी और प्राइमरी के भाग में बांटते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। उसको हम इस तरह से नहीं बांटते हैं, बल्कि हमें उसे रैम और रोम के तरह से बांटते हैं। तो आपके मोबाइल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी रहता है और उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो जो आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो रोम के अंदर करते हैं, और जो आप अपने कंप्यूटर में या फिर सॉरी अपने मोबाइल में जो काम कर रहे हैं वो रैम के अंदर करते हैं। तो ये दोनों में क्या है? यही फर्क है, इस चीज को समझना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन यहां पर से बात कर रहा है कि जो देखिए जब भी कंप्यूटर में हम कुछ भी काम करते हैं या फिर कह लीजिए जिस मेमोरी की मदद से या फिर जिस डिवाइस की मदद से काम को गुजारा जाता है, वर्क को गुजारा जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, या फिर कह लीजिए कि मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसीलिए लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी का भी कहा जा सकता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरु? तो रैम हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे कि क्यों होगा रैम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फिर 4 नंबर है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है ना। यहाँ पर से देखिए अलग अलग ऑप्शन है, तो इसके आधार पे यहाँ पर से हमें अलग करना होगा, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन से ना डायरेक्ट आंसर का पता चल जाता है, लेकिन कई एक बार ऐसा भी होता है कि आपको आंसर नहीं पता चलता है। क्वेश्चन पढ़िएगा उसका आंसर नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे एक सटीक एग्जाम्पल ये निकल के आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन
क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। अब हम जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड परफेक्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड स्टार एक वर्ड प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, या फिर आप वर्ड इंप्रेस भी एक क्या है वर्ड प्रोसेसिंग होता है। जैसे एक लिब्रा ऑफिस होता है, जैसे एमएस ऑफिस है ना, उसी तरह से क्या होता है एक लिब्रा ऑफिस होता है, ठीक है। तो लिब्रा ऑफिस का काम क्या है, तो लिब्रा ऑफिस का काम यह होता है कि जो आपका डेटा है, ठीक ना, जैसे आप अगर ट्रिपल सी का एग्जाम देते होंगे तो ट्रिपल सी के एग्जाम में ना लिब्रा ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ऑफिस से पूछता है, तो लिब्रा ऑफिस से पूछता है। तो उस आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अब किस लिए नहीं है, क्योंकि इसमें सी नंबर में ना एमएस एक्सेल की बात किया गया, और एमएस एक्सेल एक कह लीजिए कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वर्कबुक सॉफ्टवेयर है, या फिर कह लीजिए डेटा को एनालाइज और डेटा को एनालिसिस करने के रिलेटेड, या फिर फार्मूला और डेटा में और फंक्शन लगाने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक तरह के कहिए ये डेटाबेस टाइप का भी सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। हालांकि डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य एमएस एक्सेस होगा, लेकिन हाँ उसका एक प्रकार ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या 1 किलोबाइट के यानी कि 1 केबी के तुल्य है, मतलब बराबर है, ठीक ना। तो 128 बाइट नहीं, 256 बाइट्स नहीं, 512 बाइट्स बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो 1024 बाइट एकदम सही, ठीक ना। समझ में आया बात की ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1024। अगर आप अपने मेमोरी में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई जो होता है वो होता है बिट होता है, BITS, ठीक ना, जिसका बाइनरी डिजिट के रूप में उसका फुल फॉर्म के तौर पे जाना जाता है। दूसरा, अगर आप बीट के सेट बनाते हैं तो जब चार बीट एक साथ रखते हैं तो उसके बराबर में होता है 1 निबल। क्या होता है, 1 निबल, मतलब 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। उसी तरह 8 बीट बराबर चाहे आप 2 निबल बोलिए या 1 बाइट बोलिए, ठीक ना। तो एक बात समझ लीजिए, 2 निबल बराबर कितने बाइट, 1 बाइट, 8 बीट बराबर कितने बाइट, 1 बाइट। तो इसी बाइट का ना एक सेट बनाया जाता है जो कि 1024 पे तक जाता है, ठीक है ना, ठीक ना। तो 1024 तक जाता है, और 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। इस तरह से ये जो स्टोरेज का जो सेट है वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको सटा दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहां पर समझिएगा, HTML, ठीक है ना। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं। ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो मुख्य रूप से वेब ब्राउजर, वेबसाइट और वेब मतलब कह लीजिए कि वेब पेज में मुख्य रूप से HTML का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें नोसेड यानी कि NOSHADE एट्रीब्यूट क्या कहलाती है, ठीक ना। तो इसमें आपको बताना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। तो इसमें नोसेड जो है एक एट्रीब्यूट, एक कह लीजिए सीधी लिखने वाली एक लाइन है, ठीक ना। ये बनाती है, यानी कि मुख्य रूप से एक लाइन बनाती है, और ये HTML में प्रयोग किया जाता है, जिसका कि कलर के आधार पर बताए तो इसे लाल रंग से इसे दिखाया जाता है। HTML में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसका आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि HTML में जो नोसेड होता है उसका एट्रीब्यूट्स क्या, मतलब एट्रीब्यूट्स कहाँ से हो सकता है या फिर क्या होती है, तो लाल रंग में दिखने वाली एक लाइन हो सकती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, B नंबर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7 है, और इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में, कंप्यूटर शब्दावली का मतलब अलग अलग चीज हो सकता है। जैसे कंप्यूटर शब्दावली का मतलब जैसे हो गया, पीसी का मतलब क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर। उसी तरह से कंप्यूटर में बग क्या होता है, तो एरर होता है। कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट है। कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है, तो दिए गए इनपुट को जो कन्वर्ट प्रोसेस होने के बाद हमें परिणाम के रूप में मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है, दिए गए इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट होने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये शब्दावली है, जिसे प्रत्येक शब्द को आपको बताना है प्रोसेस का मतलब क्या है। तो यहां पर जो कंप्यूटर मतलब शब्दावली में बग का क्या मतलब होता है, तो बग क्या है, एरर है, ठीक ना। तो ये एक वायरस है कि नहीं, एक प्रोग्राम है नहीं, ठीक ना। तो प्रोग्राम में एक गलती जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, बग होता है। जो भी एरर होता है, जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो जो गलती होता है ना, तो उसी तरह प्रोग्राम जो आप लिखते हैं उसमें जो गलतियां होती है उसी को बग के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है। क्वेश्चन समझ में तो आता है ना, मेरे ख्याल से आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है। तो कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है, ये इसकी बात की जा रही है। तो जैसे देखिए एंड, नॉट और ये लॉजिकल ऑपरेशन है, तो इसमें ऐड जो है वो लॉजिकल नहीं होगा, ठीक ना, समझ में आया बात की ना। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तो ऐड हो जाएगा। अब एंड, नॉट और होता ही है, ठीक ना, एंड गेट, और गेट और नोट गेट, ठीक है ना, तो यही होता है 3। अब इसमें ऐड कहां से आ गया, तो ऐड नहीं होता, एंड होता है, ठीक ना। चलिए समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें बोला है पीसी। शब्द पीसी का मतलब क्या होता है, ये भी एक एब्रिविएशन है, ठीक है ना, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर। प्रियंका चोपड़ा मत बोल दीजिएगा, ठीक ना, इसका क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर। हाँ ये बात सही बता रहे, हम अपने एडीसीए का बैच में पूछे थे तो लड़का मतलब दिमाग लगा दिया और बता दिया, ठीक ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। जैसे यूपीएस का बता देते हैं, तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक ना। जैसे उपेंद्र प्रसाद सिंह भी आप उसको कह सकते हैं। तो बोलने का तो कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन हाँ कंप्यूटर शब्द से रिलेटेड उसका एक अपना मीनिंग होता है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, यहाँ पे 50 लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सी डैश डैश है। सी क्या है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, विजुअल बेसिक, HTML, ठीक है ना, और फोर्ट्रॉन, ये सभी का आप नाम सुने होंगे। PHP, पाइथन, .NET, ये सभी का नाम सुने होंगे। ASP.NET, ठीक है, ये सब का नाम आप सुने होंगे। ये सभी जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कह सकते हैं कि ये एक क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, एक सॉफ्टवेयर लिखा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि डैश डैश, एक डैश डैश का उपयोग करते हुए डिजिटल चित्र यानी कि डिजिटल पिक्चर का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है और उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का विकल्प द्वारा एल्बम में सजाया भी जा सकता है। बाहरी उपयोग के लिए तस्वीरों को यानी कि फोटो को भेजा भी जा सकता है ईमेल या प्रिंट के माध्यम से। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इमेज ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, मतलब इमेज ऑर्गेनाइजर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इमेज ऑर्गेनाइजर के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखा की एक श्रृंखला यानी कि चैन, ठीक ना, के नेटवर्क को जो एक दूसरे के सीधा काटते हैं और इसके मतलब इसे किसके रूप में जाना जाता है। मतलब ये जो एक लाइन हॉरिजॉन्टल और दूसरे लाइन वर्टिकल है और दोनों एक कलीजे की सीधा तौर पर काटे जा रहे हैं, तो उस लाइन को या फिर कटे हुए चीज को से हम किस आधार पे देखते हैं, तो उसे ग्रिड सिस्टम के रूप में जानते हैं। इसका एक आपको यूज आपको MS एक्सेल के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। MS एक्सेल में आप देखते होंगे कि वर्कशीट में लाइनिंग होता है, कुछ इस प्रकार का आपको लाइनिंग दिख रहा होगा। यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि लाइनिंग है, जिसमें एक ऊपर से नीचे लाइनिंग है, एक लेफ्ट से राइट नीचे लाइनिंग। ये जो एक्सेल में वर्कशीट में लाइनिंग होता है खींचा हुआ, इस लाइन को कहा जाता है ग्रिड लाइन। क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा तो व्यू मेन्यू पे जाइएगा और यहां पर से देखिएगा शो मैंने ग्रिड लाइन नाम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यही लाइन क्या हो रहा है, हाइड और अनहाइड हो रहा है, ठीक ना। तो इसे ग्रिड सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं और दाईं मतलब राइट साइड को खिसकाने यानी कि शिफ्ट करने के लिए अनुमति देता है। थोड़ा बहुत होता है ना, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करने के अनुमति देता है। इसे इंक्रीज इंडेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंक्रीज इंडेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आप अपने कंप्यूटर में विंडो R प्रेस कीजिए और विन वर्ड लिख करके इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और जब MS वर्ड ओपन हो गया तो आप होम मेन्यू में जाइएगा, इसमें पैराग्राफ ग्रुप नाम का है ऑप्शन, तो इसमें आप देखिए मान लो कुछ हम टेक्स्ट यहां पर से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब इसको राइट की ओर खिसकाने के लिए, ठीक है ना, तो हम यहां पर ऊपर में देख सकते हो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसमें इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट, है ना, यहाँ पे है ना लिखा हुआ इंक्रीज इंडेंट। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि राइट की ओर खिसक रहा है कि नहीं, तो इस तरह से इधर लेफ्ट कर रहे तो सॉरी डिक्रीज इंडेंट कर रहे तो लेफ्ट की ओर और इंक्रीज इंडेंट कर रहे तो राइट की ओर। तो यहाँ पे दाहिनी ओर तो लिखा है, ठीक ना, दाईं ओर लिखा ना, तो राइट साइड, तो इसके लिए इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिखा है 14 नंबर iOS, ठीक ना, OSI होगा,
OSI में OSI मॉडल में कितने मतलब लेयर होते हैं या कितने परत होते हैं, तो इसका आंसर होता है 7 होगा। अब इसके लिए हम अपना एक नोट्स भी बना रखे हैं, आपको थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पर से बताना चाहेंगे कि क्या उसमें हम लिखे हैं, ठीक है। जैसे हम अपना, मेरा नाम यहाँ पे राहुल कुमार है, तो इसमें हम आपको बता दें टोपोलॉजी नहीं, इंटरनेट नेटवर्किंग कहाँ गया, हाँ नेटवर्किंग डिवाइस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्किंग डिवाइस आप देखेंगे तो यहाँ पर से देखिए हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। OSI मॉडल नेटवर्किंग में डिवाइसेस जो होते हैं वो कितने लेयर में होते हैं, 7 लेयर में होते हैं, ठीक है। और इसकी बात यहाँ पर से इस तरह से समझिएगा कि इसका जो लेयर होता है वो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर इसको काउंट किया जाता है। किस तरह काउंट होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, तो इसमें सबसे पहला है फिजिकल लेयर है, जिसमें कि 2 चीजें लगे हुए होते हैं, एक हब होता है, दूसरा रिपीटर होता है। सेकेंड में होता है डेटा लिंक लेयर होता है, जिसमें स्विच और ब्रिज होता है। तीसरा नेटवर्किंग लेयर है, जिसमें राउटर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर है, जिसमें गेटवे होता है। मतलब सेशन लेयर में भी गेटवे होता है। तो शुरू का 4 लेयर जो होता है उसमें गेटवे लगा हुआ होता है, और बाकी लेयर में क्या होता है, जैसे 3 में सॉरी 5वां नंबर में जिसका राउटर है, उसका फिर 6ठा नंबर में जिसका स्विच और ब्रिज है, और 7वां नंबर में इसमें और हब और रिपीटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मतलब क्या लीजिए कि आपको यहाँ पर से नेटवर्किंग लेयर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या एक से अधिक विशेषताओं का एक सेट को क्या कहा जाता है, तो इसे विदेशी कुंजी के नाम से जाना जाता है। किस कुंजी के नाम से जाना जाता है, तो विदेशी कुंजी यानी कि विदेशी की के नाम से जाना जाता है। विदेशी कुंजी 2 संबंधों के बीच संबंध बनाती है, ठीक ना। सुपर कुंजी किसी संबंध में सभी कुंजियों को सुपरेस्ट है, ठीक ना, सुपरेस्ट करती है। संबंध में ट्यूबल्स की पहचान करने के लिए इसका उम्मीदवार कुंजी को प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, विदेशी कुंजी होगा, ठीक है। आज की इस क्लास में और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेट नंबर हम 17 डिस्कस किए हैं। आप में से किसी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हुआ हो, कुछ पूछने में मतलब कल समझने में कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ये चीज़ें हमें बता सकते हैं। साथ में आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी वीडियो में पढ़ाया जाता है उसका PDF वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में लिंक पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा वरण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, देन वहां से भी जाकर के आप हमारा ये सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में।